नमस्कार, मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा दीवान। अभी हाल ही में डॉक्टर पूजा दीवान को मिला है गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया खिताब। इसके अलावा वो आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, बहुत सारी उनके व्यक्तित्व की क्वालिटीज़ हैं। आइए स्वागत करते हैं पूजा दीवान जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू। नमस्कार, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। अ, अक्सर देखा ये जाता है पूजा कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के बारे में एक नुआंसेस ऐसे बने होते हैं कि डॉक्टर्स तो बहुत बिजी होते हैं। डॉक्टर्स को औजारों से ही फुर्सत नहीं है अगर वो सर्जरी करते हैं, या उनके पास समय की बहुत घनघोर कमी होती है। तो आपकी प्रोफाइल के साथ में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कला और जो ये डॉक्टरी का जो पेशा है, इसके बीच का जो सामंजस्य है, ये कैसे बिठाया आपने? हाल ही में जब मैंने मिसेस इंडिया 2022 गृहलक्ष्मी का खिताब जीता, हुँ, हुँ। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करा। उसने कहा हुँ, हुँ। कि लोगों के दिन में 24 घंटे होते हैं, हुँ, हुँ। हमें एक ऐसा देश आपके लिए ढूँढना पड़ेगा जहाँ हम माइग्रेट कर जाएँ, हुँ, हुँ। जहाँ एक दिन में 48 घंटे होते हों। ओके। हाँ, 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 हाँ। तो समय की कमी मेरे ख़्याल से हाँ, सिर्फ़ हाँ। डॉक्टरों को ही नहीं, हर इंसान को आज की हाँ, हाँ। तेज़ रफ़्तार, हाँ, हाँ। प्रगतिशील, हुँ, हुँ। गतिशील हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। दुनिया में महसूस होती है। हुँ, पर हुँ। अंत में हुँ, हुँ। आपके हाथ में है कि आप समय को किस तरह बांधें, हुँ, हुँ। आप उसके पीछे दौड़ें, हुँ, हुँ। या आप उसको किसी तरह हुँ, हुँ। अलग-अलग खानों में बाँट के हुँ, हुँ। उसका सही तरह से इस्तेमाल कर सकें। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। औज़ारों की दुनिया में तो मैं हमेशा रही हूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं शल्य क्रिया हुँ। सर्जन हूँ, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ ओके। और इनफर्टिलिटी, बांझपन, टेस्ट ट्यूब बेबी हुँ, आईवीएफ हुँ। स्पेशलिस्ट भी हूँ। हुँ, हुँ। तो वो तो हुँ, हुँ। चम्मच, हुँ, हुँ। फ़ोर्क, हुँ। नाइफ़ के हुँ। बराबर ही है हमारे लिए। ओके, ओके, ओके। हाँ, वो तो आपका डेली रूटीन में शामिल है। चलिए, आपको पहली बधाई तो मैं देता हूँ कि जो आपने गृहलक्ष्मी 2022 का जो ये मिसेस इंडिया का खिताब जीता है, और दूसरी बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपने मिसेस कलिंगा ब्यूटी जो है सुंदरी, वो भी आपने अवार्ड जीता है। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे संभव हुआ? शायद भगवान ही संभव को असंभव या असंभव को संभव बनाते हैं। हुँ, 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 मेरे केस में तो उन्होंने ही संभव किया। हुँ, हुँ, कहते हैं कि पॉसिबिलिटी, हुँ, हुँ, अपॉर्चुनिटी, हुँ, हुँ। दोनों को बिठाना आपके हाथ में है। ओके। जब आपके सामने एक पॉसिबिलिटी होती है, हुँ, हुँ, तो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना, हुँ, हुँ। ये कहीं ना कहीं एक कीड़ा मेरे अंदर है। ओके। तो मुझे हुँ, हुँ, सामने से बताया गया कि ये ऐसी प्रतियोगिता है हुँ, हुँ, और आप क्या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। हुँ, हुँ, जाहिर सी बात है, जब इतने बरस हम डॉक्टरी की दुनिया में रहे हैं हुँ, और संगीत साथ साथ चला है, तो ये हुँ, तो कभी हुँ, ख्वाब में भी नहीं था, हुँ, हुँ, विश लिस्ट में नहीं था, बकेट लिस्ट में नहीं था, हुँ, विजन में नहीं था हुँ, कि ब्यूटी पैजेंट हुँ, हुँ, मैं जाऊंगी हुँ, उसमें। हुँ, तो जब ये मौका मिला, हुँ, हुँ, तो मैंने सोचा एक ये भी आजमा लेते हैं। हुँ, करके देख लेते हैं। 2-3 हफ्ते की बात है, हुँ, इसमें अपना हुँ, 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 किस्मत भी आजमा लेते हैं, हुँ, मेहनत भी कर लेते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो मैं गई, हुँ, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से गई, हुँ, हुँ, क्योंकि कुछ खोने को नहीं था, हुँ, सिर्फ पाने को था। पाने को तो जी। और जो मैं हूँ, मेरी हस्ती ये है, हुँ, हुँ, तो ये मेरा केक है। हुँ, हुँ, बाकी सब उसके ऊपर आइसिंग है हुँ, और उसके ऊपर चेरीज हैं, हुँ, हुँ, जो कि हमेशा वेलकम है। हुँ, हुँ। बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूजा, एक चीज़ और भी कि मनुष्य की जो सुंदरता है, उसको लेकर के भी बड़े सारे पैरामीटर्स गढ़े जाते हैं। आज तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो ब्यूटी पेजेंट्स में भाग लेती हैं। कई जगह पे ये बिजनेस भी बना हुआ है, और महिलाएं जो हैं वो ये सोचती हैं कि हम एक अच्छे वस्त्र परिधान पहन करके, या हम अच्छा मेकअप करके, या हम अच्छा ग्रूमिंग करने के बाद में हम सुंदर हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि हर स्त्री का ये अधिकार भी है कि वो सुंदर लगे। लेकिन आपके हिसाब से ब्यूटी क्या है? मुझसे पूछा गया कि
आप कब से तैयारी कर रही हैं इस ब्यूटी पैजेंट के लिए? मैंने सोचा, जवाब अंदर से कुछ ऐसा आया कि बचपन से शायद जो मेरी परवरिश रही है, जो मेरी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग रही है, जो मेरी प्रोफेशनल डीलिंग रही है, जो मेरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप्स रही हैं, वो सब का अमेलगम मैं हूँ। मैंने कोई उसके लिए ग्रूमिंग या ब्यूटिफिकेशन या एक्सटर्नल ब्यूटी रेजीम वगैरह नहीं करी। यहाँ तक कि जब मेरी शादी भी हुई तो वो ब्यूटी रेजीम नहीं होता, ब्यूटी केयर और रेजीम जो लोग 6 महीने 1 साल पहले से शुरू कर देते, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, न तब न अब। जहाँ तक एक्सटर्नल ब्यूटी का सवाल है, सभी सुंदरता को निहारना चाहते हैं और आप भी चाहेंगे कि अगर आप सुंदर हैं तो सौंदर्य को निहारने वाली वो परख, वो आँख, वो नजर हो। मैं इसको डिनाई नहीं करती जी। पर जब मैं पैजेंट में गई तो मैंने रियलाइज करा कि मैं कैसे अपने ही को कंपेटिटर्स के साथ बातचीत कर रही थी, मैं कैसे एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, मैं कैसे चल रही थी, मैं कैसे खा रही थी, मैं कैसे बात कर रही थी, मेरी ओपिनियंस क्या थी, मेरे एक्सटर्नल ब्यूटी में भी वो स्टैमिना, एजिलिटी, एबिलिटी सब खोज रहे थे। मेरा टैलेंट, हालांकि मैं तो हमेशा से गाती ही थी, तो मैंने तो गायकी करी, मैं ही थी जो गा रही थी, बाकी सब तो डांस परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, मैं इकलौती गा रही थी। तो टैलेंट, कल्चरल राउंड, सब चीज़ों को देखा गया। तो मुझे लगता है वी हैव वॉक्ड पास्ट that journey where a pageant was only external beauty, and it has not just become inner beauty, it is a holistic pageant today. कद, काठी, वजन सिर्फ ये ही नहीं है, एक पूरा पैकेज है। मुझे तो लगता है इसी चीज़ की अप्रिसिएशन मुझे मिली जी। उसके बावजूद भी आपको ये अवार्ड जो है उससे आपको नवाजा गया है कि इतनी सारी खूबियाँ, इतनी सारी विशेषताएं आपके व्यक्तित्व में हैं, लेकिन अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये ब्यूटी पेजेंट जीत गए हैं तो इसके अलावा फिर हमें अभी फिल्मों में जाने के लिए मिलेगा या हमारा कोई नया वो होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या आपके रोल्स होने चाहिए? क्या मैं अगर कहना चाहूँ कि आपका दिमाग ख़राब हो जाना चाहिए कि भाई मैं तो जीत गई हूँ, मैं तो विश्व सुंदरी हूँ, और इस तरह की भी मुगालते लोग पाल लेते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ कि ट्रेडिशनली लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री, फैशन डिज़ाइनर, ये वाले करियर्स एनविजन करते हैं और उसकी तरफ चलते हैं। शायद मिस इंडिया और मिसेस इंडिया में थोड़ा सा फ़र्क है। मिस इंडिया शायद उम्र का वो पड़ाव है जहाँ इंडस्ट्री में फुट रखना ज़्यादा आसान होता होगा। मिसेस इंडिया शायद वो फेज़ है जहाँ आप अपने घर को भी संभाल रहे हैं, और बहुत से लोग तो हार्डकोर प्रोफेशनल्स हैं बिसाइड्स बीइंग फैमिली पीपल। तो हम क्या इन्विजन करते हैं वो एक इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है। मैं फील करती हूँ कि मुझे सर्टनली अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि अगर कोई मुझे अपने फैशन शो में, रैम्प शो में, चैरिटी शो में, मॉडलिंग असाइनमेंट में बुलाए, जहाँ मैं एक सुंदरी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और टैलेंटेड सिंगर के रूप में उस व्यक्तित्व के साथ प्रोजेक्ट हूँ, सिर्फ सिंगुलर उससे नहीं। जैसे चैरिटी रेस करते हैं, डॉक्टर है और मिसेस इंडिया का खिताब जीत रही है। एडवर्टीजमेंट्स हैं कि जब हमें क्यों रोल्स के लिए एक्टर्स की ज़रूरत है, आपके पास रियल पीपल है ना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उस चीज़ में बिताई है, जो उस चीज़ को करेक्ट यूजेज और करेक्ट अथॉरिटी के साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी फील करती हूँ, जब मेरे को पूछा गया था कि आप किस नज़रिए से आई हैं, मेरा नज़रिया ये था कि मैं चाहती हूँ कि
इस इम्प्रेशनेबल वर्ल्ड में मैं कुछ अपने इम्पैक्टफुल फुटप्रिंट छोड़ के जाऊं, उसके लिए मुझे एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म जो कि मुझे रीच करने में मासेस की तरफ ईज दे, आसानी दे। उस चीज़ को ढूंढते हुए कि मैं केयरिंग के प्रोफेशन में थी, केयरिंग से मैं गिविंग के प्रोफेशन में हूँ। मेरी ओपिनियन लोगों तक आसानी से पहुँचे, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन व्यूज़ हो, चाहे वो एम्पावरमेंट के व्यूज़ हो, चाहे वो संसार में क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही क्यों ना व्यूज़ हो, पर वो व्यूज़ तक नहीं, मैं कार्य करना चाहती हूँ। तो मैं इसी नज़रिए को देखा कि एक मुझे बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ मैं आप जैसे लोगों से मिल सकूं, आप जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, और मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबल शोज मिले जहां मैं उन शोज को कंडक्ट कर सकूं एज अ एंकर, carrying the tag of responsibility, beauty, a component of diva, a touch of the industry, Bollywood industry, and then I'm able to take it forward. That's my long-term goal. कि मेरी ओपिनियन मेरे जो इनवाइटेड गेस्ट हैं उनके साथ रीच कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। करने के लिए बहुत कुछ है। अभी जैसे देखा जाता है कि काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं वो निकल कर के सामने आई हैं, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम भी कर रही हैं। इवन जो लॉ है वो उनके साथ है। अभी चाहे बिजनेसेस हों, चाहे वो बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं आगे जा रही हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा हुआ है कि कई जो एक सही रास्ता ना अपनाने के को लेकर के कुछ रास्ते ऐसे भी अपनाने हैं कि वो गो गेटर की उसमें है कि भाई किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी करके हमें कुछ अचीव करना है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी का जो समय है, जो चल रहा है, उसमें क्या आपको लगता है कि ये दौर सही वेमेन एम्पावरमेंट का है, या कुछ महिलाओं को भी थोड़ी लगाम लगाने की ज़रूरत है, या पुरुषों को थोड़ा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, हम एक ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल, जेंडर बायस्ड एंड लार्जली जेंडर इनसेंसिटिव सोसाइटी से निकले हैं। मैं फेमिनिज्म का परचम लेके नहीं खड़ी हूँ, ना ही मैं समझती हूँ कि सब कुछ मेल ओरिएंटेड है। मैं समझती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं होना चाहिए, और इनफैक्ट इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है। मैं ये समझती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट वो चीज़ है जहाँ एक महिला, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो होम मेकर हो, उसका खुद का व्यक्तित्व हो, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेफगार्ड करे, वो सप्रेशन को, दबाव को रेजिस्ट करे, जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज पहुंचा सके, और अगर हो सके तो प्रोफेशन में भी आए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की नीड है इस सब चीज के लिए, और फिर इस सब के होने के बावजूद एक एम्पावर्ड वुमेन फिर भी एक वुमन है जो अपनी फैमिली को नर्चर करती है, जो वो प्यार, दुलार, वो नजरिया, वो ममत्व रखती है। ये मेरी नजर में एक एम्पावर्ड वुमन है। एम्पावरमेंट ये नहीं है कि हम अपने राइट्स के लिए ही सिर्फ लड़ना है, अपनी वॉइस को रेज करना और नॉइज यानी शोर मचाना में बहुत फर्क है। और आप को कुदरत ने ऐसे बनाया है कि एक पुरुष के बिना एक महिला और एक महिला के बिना पुरुष पूर्ण नहीं है। महिला अगर अर्धांगिनी है तो पुरुष भी, जो हम बोलते हैं अर्धनारी, वो भी एक रूप है। तो मैं ये नहीं कहती कि वी कैन डू अवे विद वन और हम एक में सक्षम हैं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर इफ देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी मैन हु इज सक्सेसफुल, तो हर सक्सेसफुल वुमन के पीछे नहीं तो साथ
एक पुरुष होना ही चाहिए। बिल्कुल। इसको मैं एम्पावरमेंट मानती हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है और होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी पुरुषों की बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक संतुलन बना करके चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रोल हैं आपके, पूजा की आप IVF एक्सपर्ट भी हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट तो हैं ही, आप सिंगर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो ये पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है आपका, नहीं तो आई एम श्योर कि एक डॉक्टर के पास समय की घनघोर कमी रहती होगी। तो कैसे मैनेज होता है ये समय और कब क्या कैसे करते हैं आप? मैं अभी एक IVF प्रोसीजर करके ही आई हूँ आपके पास। ओके ओके। और समय की कमी है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है। शायद सबसे ज़्यादा प्रेशियस, इनवैल्यूएबल, तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाली चीज़ समय ही है। और जहाँ तक बैलेंस का सवाल है, एक होता है मी टाइम। मी टाइम क्या है? मेरे लिए हर टाइम में मी टाइम हो गया है, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ अगर मैं उसको एंजॉय नहीं कर रही हूँ तो फ्री टाइम, मी टाइम, थिंक टाइम, रिलैक्स टाइम कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मेरे लिए गाना एक आनंद है तो वो मेरा मी टाइम है कि वो मेरा प्रोफेशन है कि वो मेरी हॉबी है कि मेरी पैशन है। कहते हैं जब पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है और प्रोफेशन आपका पैशन बन जाता है तो आपका दायरा बढ़ जाता है, आपकी वैल्यूज भी बढ़ जाती हैं, आपका होराइजन भी बढ़ जाता है। यही सोच के मैं चलती चली जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक पत्नी भी हैं, मदर भी हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक अच्छी डॉक्टर भी हैं। तो कई सारे रोल आपके कैप में हैं और संगीत जो है वो आपका शौक़ है। तो जो संगीत है इसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ, या फिर आपको डिवाइन जो कनेक्शन है उसके साथ मदद मिलती है जुड़ने में, या ये जो म्यूज़िक है आपको अपने काम के लिए बहुत मदद करता है? तो ये कहाँ से, थोड़ा सा इस संगीत की जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि थोड़ा सा अलग लगता है कि एक डॉक्टर जो है वो संगीत से कैसे जुड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हम बड़े होके क्या बनने वाले हैं। हमारे माता पिता जो हमारी परवरिश करते हैं उसमें वो हमें हर दायरा दिखाते हैं। वो कहते हैं ये स्पोर्ट्स में भी देख लो, ये पब्लिक स्पीकिंग भी, डांस भी, म्यूज़िक भी। मेरे को तो सब चीज़ बोली गई। उसके अंदर आपका शौक कहाँ होता है और आप किस चीज़ को बेटर परफॉर्म करते हैं, ये सवाल उठता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी विद हार्ड वर्क। आप किस चीज़ को छोड़ गए, और अगर आप में कला होती है और आपने छोड़ भी दिया तो बाद में भी अगर आप मुड़ के देखें आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज़ मुझे आती है, मैं कर सकती हूँ। तो मेरे साथ म्यूज़िक की जर्नी थ्रू आउट रही, बीच बीच में गैप्स भी आए और ऐसे क्रिटिकल टाइम्स पे मैंने जैसे क्लोजअप अंताक्षरी वगैरह हमने अपने कॉलेज वगैरह को रिप्रेजेंट करा, तब हम फाइनल ईयर मेडिसिन और इंटर्नशिप में थे, क्रिटिकल टाइम थे। फिर गैप आ गया। गैप आने का मतलब ये नहीं था कि हम गाते नहीं थे, बट हाँ हमने प्रोफेशनली उसको प्रोजेक्ट नहीं करा। सुमेरिनी नामक मेरी पहली आध्यात्म डिवोशनल संगीत पे एल्बम टाइम्स म्यूजिक के प्रतिष्ठित लेबल के तहत रिलीज हुई थी इंटरनेशनली। वो हुए भी अब 2013 की बात है। वो मेरी पहली प्रोफेशनल एल्बम थी। उसके बाद मैंने सिंगल्स भी किए। मैंने अनूप जलोटा जी के साथ कोरोना के दौरान भी किया। कोरोना के पैंडेमिक के दौरान हमने एक संगीत यज्ञ भी किया जहाँ बड़े सारे लोग मिले और उनके अलग अलग सीजन्स थे। 550 गाने टोटल बने, उसमें कुछ गाने मैंने भी गाए। अब सुरेश वाडकर जी के साथ ही मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है और एक गज़ल भी अनूप जी के साथ फिर से रिलीज़ हो रही है। तो ये एक कंटिन्यूस जर्नी है। प्रोफेशनल टच है, समय का अभाव है, बट मैंने संगीत विशारद करा। 7 साल की तपस्या के बाद वो संगीत विशारद जो कि बैचलर्स इन म्यूज़िक के इक्विवेलेंट है होता है।
तब मुझे समझ में आया कि संगीत में राग चिकित्सा है और उसको वेस्टर्न वर्ल्ड म्यूजिक थेरेपी कहता है। म्यूजिक थेरेपी के बेनिफिट्स मैंने अपने इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में स्ट्रेस, तनाव के फॉर्म में देखा, तो मैं उसको 2 and 2 कोरिलेट कर सकी। और कोरोना के दौरान मैंने म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा, पब्लिक फोरम्स पे, सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ के ऊपर काम किया, जो कि कोरोना के पैंडेमिक की वजह से था। उसकी वजह से म्यूज़िक थेरेपी में काम करने की वजह से हेल्थ रिकॉर्ड में मैंने लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, जो इंडिया की फर्स्ट वीडियो बुक थी, उसमें फीचर भी करा एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सो कार्य सब जगह चल रहा है, बट कोर डॉक्टरी जिसमें इतने साल मैंने गुजारे हैं वो मैं हूँ, इसकी वजह से मैं म्यूजिक थेरेपी को विजन कर पाई। ओके। और शायद अगर मैं पैजेंट में भी गई तो मेरी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट उस रास्ते हुई वो मुझे हेल्प करे। बिल्कुल। अभी अगर संगीत की बात की जाए तो कितना घंटे का रियाज होता है, किस तरीके से आप करते हैं? जैसे आपने मी टाइम की भी बात की है, तो कोई ख़ास समय है या कभी भी जब आपको लगा कि भाई अभी थोड़ा मेरे पास समय है तो मैं कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो? बचपन से चलते फिरते, उठते बैठते, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते भी एक अचानक से सुकून आ जाता है और उसी वक्त मैं गाना शुरू कर देती हूँ। बैठ के बाकायदा रियाज करना ये इनफ्रीक्वेंट हो जाता है, बट मुझे साइलोज में, कंपार्टमेंट्स में काम करने की आदत है, क्योंकि मैं मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स करती हूँ। तो मुझे एज अ अकेडमिशियन, मैं प्रोफेसर भी हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द में एडजंक्ट प्रोफेसर। मुझे अगर उसके लिए काम करना है तो मेरे 4 दिन 5 दिन उस डेडिकेटेड प्रोजेक्ट में जाएंगे। मुझे अगर म्यूज़िक का शो करना है तो उसमें चले जाएंगे। मुझे अगर रिसर्च पेपर लिखना है तो उसमें चले जाएंगे। नो, मुझे अगर कोई असाइनमेंट करनी है, कभी करंटली मिसेस इंडिया होने की वजह से, तो वो उसमें जाएंगे। तो मैं इस तरह से ब्रैकेट आउट करके उन दिनों को कॉन्सेंट्रेटेड उसमें डाल के उस वक्त एफर्ट डाल देती हूँ। कंटिन्यूटी तो चाहिए ही चाहिए हर चीज़ में, बेस लाइन, बट जो थ्रस्ट होता है वो मैं उस वक्त डाल के मेकअप करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक एज ए होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी इंसान का एक पैकेज के रूप में आपने कहा, लेकिन कला के साथ में कई बार लोग ये भी कहते हैं, जैसे कहा भी गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप कविता बही होगी अनजान। तो सिर्फ ये क्या सिस्टमैटिक प्लानिंग के तहत है या कोई जीवन यात्रा के कुछ ऐसे पड़ाव हैं कि जहाँ पे गिरे उठे, कुछ इस तरह से ये संगीत आपके जीवन में आया है? संगीत मेरे साथ बचपन से ही रहा है। संगीत मुझे शांति देता है, मुझे खुशी देता है। सूफियाना संगीत में तो रूहानियत है। मैंने डिवोशनल गाने गाए, वो तो ईश्वर से जोड़ता है। वो इष्ट, वो संगीत की सर्वप्रथम आराधना ही है जो आपको इष्ट से जोड़ता है। तो उस कंटेंटमेंट को, उस सुकून को लेकर संगीत कभी छोड़ा नहीं। थकान आ जाती है कि आप सुबह से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर की तरह टॉक्स दे रहे हैं, तो वो समय में थकान ज़रूर आ जाती है, बट आपको ब्रेक देना पड़ता है, रिकूप करना पड़ता है और उसमें जाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि संगीत को मेरे व्यक्तित्व से अलग किया जा सकता है कभी भी। बिल्कुल। बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में आप जुड़ी हुई हैं, अपोलो के साथ आप जुड़ी हुई हैं, आप और भी तमाम इंस्टीट्यूशन, जैसे हमदर्द का आपने नाम लिया, आप शायद मैक्स के साथ में भी आपका जुड़ाव है। तो जगह जगह आप जाते हैं, आपके प्रोफेशनल जो भी असाइनमेंट्स हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जिस तरह से भी आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि एक मनुष्य का जीवन, क्योंकि कहा भी गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या है उद्देश्य मनुष्य का कि भाई आप प्रोफेशनली भी कामयाब रहें या ये भी कुछ करते रहें, लेकिन इसके अलावा और क्या? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक मनुष्य का जो जीवन है? मैं समझती हूँ कि 2 पहिया गाड़ी है जीवन,
सबसे पहले तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, कंटेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंटमेंट ही कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लाती है। संतोष परम सुखम हाँ, कह रहे हैं आप। या एक तो ये है। दूसरा मैं मानती हूँ कि मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि सभी इस जीवन में आते हैं तो सभी जिंदगी जीते हैं। आप क्या कदमों निशान छोड़ जाएं। हालांकि बड़े बड़े स्टेट्समैन, किंग्स, पॉलिटिशियंस इतने बड़े बड़े काम छोड़ गए और जब आप करंट पीढ़ी से पूछें तो उनको नाम भी नहीं सुना होता और उनकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। पर कम से कम आपको लगना चाहिए कि अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आपने कुछ सही कर्म किए, कुछ सेल्फलेस कार्य भी किया और कुछ ऐसा भी किया जहां आप कुछ अपने इम्प्रिंट, कदमों निशान पीछे छोड़ जाते। इतना तो कम से कम कि जो आपके आसपास के लोग हैं उन तक तो वो बात पहुंचे, वो आपके किए हुए कर्म जो हैं वो किसी को तो फायदा दें, कुछ तो राहत दें। और शायद मेडिकल प्रोफेशन में जो हमने हिपोक्रेटिक ओथ ली थी, जिसमें हम सेल्फलेसनेस की बात करते हैं, केयर फॉर अदर्स की बात करते हैं, वही चीज़ हमारे प्रोफेशन को नोबिलिटी भी देती थी। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको कितना आगे लेना चाहते हैं। सिर्फ नोबल प्रोफेशन किसी के वुंड्स को, घाव को ही भरने से नहीं होता, घाव न देने का भी कार्य आपका एक मनुष्य की तरह है। तो ये मैं समझती हूँ कि be good and good will happen to you. बिल्कुल बिल्कुल। Do something that you can leave an impression behind. And be selfless and be genuine. आप कपट नहीं कर सकते, आप जो हैं वही आपके साथ फ्लो करेगा और वही आपके फाइनल गिव वे रहेगा। बिल्कुल। फ्रेंच राइटर है सिमोन द बोवार, उनकी एक किताब है द सेकंड सेक्स, उसमें वो बोलते हैं कि एक लिमिटेशंस हैं, स्त्रियां पूरे दुनिया के अंदर जो है उसमें एक ख़ास किस्म की इनसिक्योरिटीज से हमेशा घिरी रहती हैं। ये उनकी फाइंडिंग थी। आज वो 18वीं शताब्दी की बात थी, लेकिन अभी तो 19वीं और पता नहीं कितना समय आगे आ गया है। तो मेरा पूछने का आपसे अर्थ ये है कि अभी भी जो एक मास है, काफ़ी बड़ा जो वर्ग है, उसमें महिलाएं जो हैं जेलसी के शिकार हैं, एक दूसरे की पकड़ करके टांग खींचने के लिए उतारू रहते हैं और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें चलती रहती हैं। कई बार आपने इस तरह के भी सेंटेंसेस सुने होंगे कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि आप भी, यू मस्ट बी सराउंडेड बाय some kind of a negativity also, क्योंकि when you are successful, जब आप कुछ करते होते हैं, जब आप किसी के लिए एक ट्रेंड सेटर बनते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, इनको तो शायद गोल्डन स्पून में कोई चीज़ मिल गई होगी, या ये ऐसा हो गया होगा, या वैसा। तो बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं। सो हाउ यू हैंडल दीज सिचुएशंस? हाल ही में मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की मदर्स डे सेलिब्रेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाई गई। जब तालियां बजती हैं इन सेंटेंसेस पे कि मैं मेरी मदर इन लॉ को माँ का दर्जा देती हूँ, उस पर ताली बजती है, सराहनीय बात है। बट ये वे ऑफ लाइफ क्यों नहीं हो सकता? हमको ताली क्यों बजानी है इस चीज़ के लिए? क्योंकि एक पर्सन ये कह रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टू वुमेन, चाहे वो आपसे एक जनरेशन बड़ी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो। वो फ्रिक्शन है, वो जेलसी है, वो कंपटीशन है, या जो भी है। मैं जब खूबसूरती की जो उपमा मानी जाती हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय जी, तो जब वो लोग उनके ऊपर टिप्पणी देते थे कुछ बरस पहले, तो मैं कहती थी कि मतलब तुम चांद नहीं देखोगे, तुम चांद में भी दाग देखोगे, राइट? तो तभी मैं समझ गई थी कि सक्सेस आपके लिए वॉइसेस लाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो मैं समझ गई थी उसी वक्त कि बेस्ट होने पर भी यू कैन नॉट बी द बेस्ट इन एवरीबडीज आईज। हर पर्सन आपकी सराहना नहीं करेगा।
आप जब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपकी कोशिश होती है अब टीम को लेके चले, सबको साथ में लेके चले, पर कभी कभी प्रिंसिपल फॉल आउट आपके बिल्कुल नियर एंड डियर वंस में पहले होता है, बाकी दुनिया तो मैटर ही नहीं करती थी। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है। आप सिर्फ अपने आप को ये कह सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू बी गुड टू ऑल एंड आई हैव बीन जेन्युइन एंड गुड टू ऑल, बी इट बी अ फीमेल और बी इट बी अ मेल। और जहाँ तक आपने इनसिक्योरिटीज की बात कही, मैं समझती हूँ आजकल की फास्ट मूविंग लाइफ में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी दो चीज़ों की है। फियर ऑफ फेलियर इन योर ओन आईज, कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुई या मैं फेल कर गई, एक ये इनसिक्योरिटी है। और दूसरी इनसिक्योरिटी ये है कि जो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, पर्टिकुलरली आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो बॉयफ्रेंड हैं, क्या आप उनकी आईज में या उनकी नीड फैक्टर में या उनके लव फैक्टर में पूरी खरी उतरती हैं फॉरएवर की नहीं। अब अगर इसी तरह हम जिंदगी जीते रहेंगे तो हम तो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही घुस जाएंगे। तो इट्स ओके टू हैव कॉम्प्लेक्सेस, इट्स ओके टू हैव इनसिक्योरिटीज, बट वो पॉप अप करते हैं। लाइक इट्स ओके टू बी ऑन स्टेज एंड हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर। कुछ हद तक हर चीज ठीक है, बस वो हल्की सी जो चिंगारी है ना, वो फ्लेम आग नहीं बननी चाहिए कि वो आपको भस्म कर दे। उस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल। पूजा, प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है। आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ, क्योंकि आज की ये जो बातचीत है वो आपकी एक जर्नी में रही, लेकिन चूंकि एक आप डॉक्टर भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, IVF एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ भी रही हैं, तो कोई ऐसी टिप्स आप देना चाहें उनको कि सबसे पहले जो पहली प्राथमिक शर्त है, जो पहला कदम है कि आप अगर उस जीवन को, अगर आप मातृत्व को स्वीकार करना चाहती हैं, अपने जीवन के अंदर वो खुशी देखना चाहती हैं, तो आपको पहला जो स्टेप है वो ये करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि जो सबसे पहला स्टेप जो किसी महिला को करना चाहिए वो है सेल्फ रिलायंट बनना। आप एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, आप सेल्फ रिलायंट बने और सेल्फ बिलीफ लाएं कि मैं कुछ करने में सक्षम हूँ, इसलिए मैं आत्मनिर्भर हो सकती हूँ। एजुकेशन मस्ट नहीं है इस फीलिंग के लिए। ये फीलिंग जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ही आएगी। आप एक ऐसी फैमिली में भी हो सकती हैं जहाँ कोई नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके वर्क करें, उसका नीड फैक्टर ना हो, पर अपना सेल्फ बिलीफ मत तोड़ो। आई एम गुड and I am a success in the role that I am playing, no matter what role it is. ये important है। और सेकंड, अगर आप कर सकें तो एजुकेट करें अपने बच्चों को, अपने आसपास को। एजुकेशन सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन कल्चरल वैल्यू सिस्टम बेस्ड भी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर मदर को अपने आसपास एजुकेट करना चाहिए, अपनी डॉटर्स को और बेटों को, क्योंकि उन्हीं की एजुकेशन से फैमिली में भी हैप्पीनेस आएगा और सोशल इश्यूज लाइक रेप, मोलेस्टेशन, डोमेस्टिक वायलेंस भी कम होगा। कोई नहीं चाहेगा मेरे साथ ये हो। तो माँ की जो वो एजुकेशन है, एक वुमन की जो वो एजुकेशन है जिसको देनी चाहिए, वो ज़रूर दें। ये मैं सर्वप्रथम मानती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आपने अपने दिल की बात कही और आज आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। मुझे लगता है कि हमारे जो MSTV के दर्शक हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा आपसे रूबरू होकर के। आज के लिए हम इस एपिसोड को यहीं पे छोड़ते हैं और अगली बार हम आपकी जो भी और जो आपके एस्पेक्ट्स हैं तो उन पर हम बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे पूजा दीवान। जैसा कि हमने बताया कि आपको खिताब मिला है
गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 का, और उसके अलावा आप IVF एक्सपर्ट हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आपके तमाम और सारे रोल हैं। अब लेता हूँ इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अगली बार और किसी मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। नमस्कार।